हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। हम लोग टर्म 2 के लिए क्लास 11th के सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे थे और अब बारी आ गई है अपने लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है वेव्स। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप के वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर में प्यारे बच्चों पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन यही है कि किस टाइप के वेव, ये चार केसेस हैं। कहा गया है गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ द वेव मोशन, स्टेट इन ईच केस इफ द वेव मोशन इज ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि वेव्स क्या है। वेव्स आर द टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। दो तरह की वेव हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये होता है कि अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मूव करते हैं, लाइक दिस। और अगर लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन के अलोंग टू एंड फ्रो मूव करते हैं, लाइक दिस। ये इसका मीन पोजीशन है और ये यहाँ पर मीन पोजीशन है, या इसके लिए ये मीन पोजीशन है, ठीक है, इसके लिए ये मीन पोजीशन है। तो जब वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स वाइब्रेट करें तो वो ट्रांसवर्स है। वेव के प्रोपगेशन के अलोंग पार्टिकल्स लाइक दिस वाइब्रेट करें तब ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। आइए देखते हैं मोशन ऑफ अ किंक इन अ लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रिंग produced by displacing one end of the spring sideways। अगर आप स्प्रिंग का एक एंड पकड़ करके अगर आप मूव करते हो तो वहां पर किस तरह का वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा पार्ट हो गया, ऐसा प्रैक्टिकल हो गया कि जब आप करके देखोगे तो दोनों तरह का मोशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस वाले पार्ट में मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन होगा, दोनों ही वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। ट्रांसवर्स भी होगा और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे बोला गया है वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ सिलेंडर कंटेनिंग अ लिक्विड बाय मूविंग इट्स पिस्टन बैक एंड फोर्थ। कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है और वहां पर अगर हम पिस्टन को बैक एंड फोर्थ, ऊपर नीचे पिस्टन को अगर हम मूव कराते हैं तब किस तरह का वेव प्रोड्यूस होगा। तो आप खुद ही सोचो, पिस्टन के मोशन के अलोंग अगर लिक्विड जो है वो मूव कर रहा है तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल हो गया। तो यहां पर कौन सा वेव हो गया प्यारे बच्चों? दैट इज अवर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। नेक्स्ट, वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। जब भी कोई मोटर बोट वाटर में सेल कर रही है, तैर रही है, चल रही है, तो वहां पर प्यारे बच्चों दोनों ही तरह का, क्योंकि एक मिक्स हो जाता है यहाँ पर, दोनों ही तरह का वेव आपको देखने को मिलेगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में फिर से मेरे हिसाब से क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखने को मिलेगा। फोर्थ है अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कह रहे हैं कि अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स हम क्रिएट करें बाय वाइब्रेशन ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लेकर के वाइब्रेट कराकर अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो किस तरीके का है? तो बेटा, मैं आपको इस तरह से याद करने को बोल सकता हूं कि जैसे आप सबने सुन रखा है साउंड दो तरह का हो सकता है ना, इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है तो अल्ट्रासाउंड, आपने पढ़ा होगा। और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, तो आप समझ लो इससे साउंड कैसा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस हो जाने वाली हैं, ठीक है। तो ये चार हमसे क्वेश्चंस पूछे गए। आइए देखते हैं। सबसे पहले में ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल का कॉम्बिनेशन था, फिर लॉन्गिट्यूडिनल था, फिर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल का कॉम्बिनेशन था, और फिर से आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव था। तो यही मैंने भी आप लोग को बताया है। ठीक है, आइए एक बहुत ही बढ़िया प्यारे से न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है अ वेव मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड ऑन अ वायर
which is under tension of 400 Newton. By find how much tension must be changed to increase the speed to 315 मीटर पर सेकेंड. अच्छा देखो भाई, अगर किसी रस्सी में हम किसी वेव को मूव कराना चाहते हैं तो उस रस्सी में वेव की स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, जहां पर t टेंशन इन द स्ट्रिंग है और म्यू हमारा क्या है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो आइए अगर मैं इसी को अप्लाई करूं, पहली बार हमसे बोला गया है स्पीड जो है वो 300 के बराबर है. सो 300 विल बी इक्वल टू टेंशन की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 400. टेंशन 400 गिवन है भाई. सो दैट विल बिकम 400 डिवाइडेड बाई म्यू. और फिर नेक्स्ट टाइम में कह रहे हैं हाउ मच टेंशन शुड बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड टू 315. हम स्पीड चाहते हैं अब 315 हो जाए. टेंशन कितना इंक्रीज हो तो आप इसको T प्लस डेल्टा T कह सकते हो. म्यू फिर से वही रहेगा, है ना. ये जो T है इसकी जगह चाहो तो, क्योंकि हमें टेंशन को इंक्रीज करवाना है, तो हम कह सकते हैं भाई टेंशन पहले 400 था, अब वो 400 से कुछ बढ़ गया तो 400 प्लस डेल्टा T हो गया प्यारे बच्चों, है ना. दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मिलेगा 300 डिवाइडेड बाई 315 इज इक्वल टू अंडर रूट 400 डिवाइडेड बाई 400 प्लस डेल्टा टी. म्यू से म्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ आप होल स्क्वायर करोगे, दिस विल बिकम 300 अपॉन 315 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 400 प्लस डेल्टा टी. तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लूंगा तो हमारा डेल्टा टी आ जाएगा, दैट विल बी द इंक्रीज इन टेंशन इन द सिस्टम. कि इसमें कितने टेंशन का इंक्रीज हुआ. आप चाहो तो हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं. 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 100 आएगा, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 105 आएगा. ठीक है, अब मैं इसको फिर से 5 से कैंसिल करता हूं तो यहाँ पर 20 आएगा, इसको मैं अगर 5 से करूंगा तो 21 आएगा. तो 20 अपॉन 21 का स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं हटा करके उसके आगे सॉल्व करता हूं. 20 अपॉन 21 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 अपॉन 400 प्लस डेल्टा टी. बहुत बढ़िया डेटा आया है. 20 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 400 होता है, तो ये 400 से ये 400 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बन जाएगा 400 प्लस डेल्टा टी, और ये बनेगा 21 का स्क्वायर. 21 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 441 होता है, 21 का स्क्वायर, है ना. तो यहां से प्यारे बच्चों डेल्टा टी हमारा आ जाएगा, और वो डेल्टा टी आएगा 441 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 41 न्यूटन. यानी कि टेंशन जो है, जो पहले 400 था, वो हमें 41 यूनिट बढ़ा देना चाहिए. इसका मतलब 441 न्यूटन का टेंशन हो जाना चाहिए. ठीक है, आइए देखते हैं सोल्यूशन पार्ट. अच्छा, सोल्यूशन में कुछ अलग मेथड यूज किया गया है, बट ठीक है, ये भी मेथड सही होगा. यहां पर आंसर हमारा आया है 40 न्यूटन इंक्रीज किया जाना चाहिए. हम लोगों ने 41 निकाला है, यहाँ 40 आया है. हल्का फुल्का इस तरह का वेरिएशन बेटा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. यहां पर देखो क्या मेथड यूज किया गया, मैं वो भी आपको बता रहा हूं. इसमें वेलोसिटी जो है अंडर रूट टी बाई म्यू वही वाला फार्मूला है, क्योंकि हमको चेंज इन टेंशन चाहिए कि कितना टेंशन इंक्रीज कर दें, है ना. तो इसलिए यहां पर इस टर्म को डिफरेंशिएट करके चेंज के टर्म्स में कन्वर्ट किया गया. इसको लिखा गया dv बाई dt, यानी टेंशन के रिस्पेक्ट में हमने इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लिया. ठीक, टेंशन के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन अंडर रूट म्यू बाहर आ जाएगा, अंडर रूट टी बचेगा. अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2. ठीक, डिफरेंशिएट करोगे बेटा 1/2 बाहर आएगा, टी की पावर में -1/2 बन जाएगा. -1/2 का मतलब नीचे अंडर रूट के अंदर. तो देखो 1 अपॉन 2 वही वाला है, अंडर रूट टी वाला टर्म आना था ना. अरे भाई, अगर आप इसको लिखोगे dv बाई dt
तो आप कहोगे सर 1/√μ तो कांस्टेंट था, बाहर हो गया, √t बचा। √t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 1/2 t की पावर -1/2 ऐसा बनेगा, ठीक। तो 1/2 देखो बाहर लिखा है, √μ बाहर लिखा है, t की पावर -1/2 का मतलब क्या होता है 1/√t, तो उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक। dt को आप उधर भेज दीजिए और वेलोसिटी v वाला टर्म आप इधर ले आइए। कैसे ले आए हैं, √t का मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके इन्होंने ये देखो ये वैल्यू रख दिया है, चाहे तो √μ की वैल्यू आप रख दो √t/v, तो रख करके ये फॉर्म ले आए, ठीक। यहां से ये dt की वैल्यू निकालेंगे। dt का मतलब क्या है, चेंज इन टेंशन। dt की वैल्यू उन्होंने सॉल्व किया जो कि रफली कितना आ गया है, दिस वैल्यू इज रफली 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन 41 न्यूटन दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारा बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म कॉर्ड हैव अ मास 0.2 kg एंड लेंथ 6 मीटर, लेंथ 6 मीटर। इफ टेंशन इज मेंटेन्ड इन द कॉर्ड by suspending a mass of 3 kg from one end, then find out the speed of the pulse on this cord. Also find the time it takes the pulse to travel from the wall to the pulley. अच्छा, देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको मैं इसका डायग्राम बताना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में डायग्राम फिलहाल अभी नहीं बना है, बट आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम हियर। और वो डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि ये एक रिजिड वॉल है, यहां से एक स्प्रिंग गई है जो किसी एक पुली से पास होकर के ऐसे नीचे 3 kg के एक ब्लॉक को सपोर्ट कर रही है। ये लेंथ है 1 मीटर और ये टोटल लेंथ है 5 मीटर। ये इस तरीके का प्यारे बच्चों डायग्राम है। हमसे कहा गया अ यूनिफॉर्म कॉर्ड ऑफ मास 0.2 kg, इस पूरे कॉर्ड का जो मास है 0.2 kg है। टोटल लेंथ बेटा 6 मीटर है, तो आपको दिख रहा होगा। टेंशन मेंटेन किया गया 3 kg के ब्लॉक को लटका करके। फाइंड आउट स्पीड ऑफ द पल्स ऑन दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड में पल्स यानी कि जो वेव होगी उसकी स्पीड का फार्मूला बताइए। तो स्पीड का फार्मूला अगर आप निकालते हो तो v बराबर √t/μ, सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। टेंशन कितने का हो जाएगा, 3g के बराबर, वेट के बराबर, यही यहां पर टेंशन है, ठीक है। म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास अगर हमें गिवन है 0.2, टोटल लेंथ हमको पता है 6 मीटर, तो 0.2/6 कर देंगे हम लोग, तो म्यू आ जाएगा, यहां से स्पीड आ जाएगी। ऑल्सो फाइंड द टाइम इट टेक्स द पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वॉल टू पुली, कह रहे हैं वॉल से पुली तक आने में कितना समय लगेगा। अगर हमने ये स्पीड निकाल रखी है, देखिए टेंशन हमने आपसे कहा था 3g के बराबर आएगा, g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो 3 × 10 अपॉन म्यू, म्यू कितना होता है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है 6, ठीक। ये सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमसे कह रहा है यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 5 के बराबर, स्पीड हम लोग यही वाली निकालेंगे सॉल्व करके, दिस विल बिकम 30 × 6 डिवाइडेड बाई 0.2, क्लियर। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपको टाइम मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां पर सॉल्व किया गया। तो आप देखो ये इसका डायग्राम है, ये जो वेट था हम लोगों ने 10 लिया था, यहां पर 9.8 लिया गया है, ज्यादा एक्यूरेट आएगा भाई। 29.4 न्यूटन का टेंशन है। मास पर यूनिट लेंथ निकाला गया, मास था 0.2, लेंथ था 6, सॉल्व किया गया मास पर यूनिट लेंथ। इससे वेलोसिटी आ गई है √t/μ रख करके, दैट इज 29.85 मीटर पर सेकेंड। हम लोग सॉल्व करते शायद 30 मीटर पर सेकेंड आ जाता, क्योंकि हम लोगों ने 10 माना था, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखो टाइम अगर हमें निकालना है, टोटल चलाना है 5 मीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर एज 0.168 सेकेंड। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था, बेसिक था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड
इन एयर एट STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हमें बतानी है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज 29 इंटू 10⁻³ kg। देखो भाई, अगर हम लोग न्यूटन साहब के फार्मूले की बात करें तो न्यूटन साहब ने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बताया √P/ρ। ठीक, हालांकि ये फार्मूला बहुत सही नहीं था, बाद में लाप्लास आए, उन्होंने करेक्शन किया और उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड का सही फार्मूला होता है P/ρ। ठीक, जहां पर P क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM के बराबर होता है, किसी भी यूनिट में आप ले सकते हैं। फिर आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास आपको पता है 1 मोल का, वॉल्यूम तो हम लोग स्टैंडर्ड जानते ही हैं भाई, मास कितना है 29 इंटू 10⁻³ तो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर के बराबर। ठीक है, तो लीटर है, उसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है ना, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा करके। अब आइए देखते हैं, सबसे पहला काम कैलकुलेशन में देखो क्या किया गया, डेंसिटी निकाली गई। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमने आपको बताया क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के चक्कर में 10⁻³ से आपने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों टर्म बेटा कैंसिल हो गए, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अब क्योंकि हमें स्पीड निकालना था, दैट वाज √ प्रेशर, तो 1 ATM मैंने कहा था, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ये होता है। वैल्यू रख दो, डेंसिटी की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप न्यूटन फार्मूले से नहीं, लाप्लास के फार्मूले से निकालना चाहते हो तो आप √P/ρ करोगे। गामा का मल्टीप्लाई और करने का मतलब यही वैल्यू आपकी 332 कुछ इस तरीके की आपकी वैल्यू आ जाएगी, 332 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg is under tension of 200 Newton. The length of the stretched string is 20 meter. If the transverse jerk is struck at one end of the string, what is the time taken for the disturbance to reach other end? I think पिछले क्वेश्चन के ही टाइप का एक क्वेश्चन है, आप कह सकते हो। मास हमको पता है बेटा, टेंशन पता है, ठीक है। अगर हम स्पीड निकाल पाते √ टेंशन, टेंशन कितना है भाई 200 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, मास है 2.5 और लेंथ कितना है इसका 20, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये वेलोसिटी हो गई। नीचे से एक जर्क आपने शुरू किया, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बेटा क्या होता है, टाइम विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना चलना है उसको 20 के बराबर अपॉन स्पीड। भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। तो सिंपल है, आई थिंक इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं भाई। √T/μ 200 अपॉन 2.5/20, यही हमने भी लिखा था, सॉल्व करोगे, सॉल्व होकर के ये आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 20/40 करोगे तो 1/2 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिए इस बुक में, अपनी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 152 पेज में क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं two waves of equal frequencies have their amplitudes in the ratio 3:5। इसका मतलब अपने पास A1 अपॉन A2 की वैल्यू है, दैट इज 3:5। अब हमसे ये कह रहे हैं दे आर सुपरपोज्ड ऑन ईच अदर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पढ़ रखा होगा मैक्सिमम I मैक्स अपॉन I मिनिमम अगर हम निकालें तो दैट इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 +1
A1 अपॉन A2 -1 का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा. सो दैट विल बिकम 3/5 + 1, 3/5 -1 का होल स्क्वायर. क्या बन जाएगा ये? 8 अपॉन -2 का होल स्क्वायर. कैंसिल होगा, -4 आएगा जिसका स्क्वायर होगा 16. तो ये रेशियो कितना हुआ हमारा? 16:1 के बराबर हो गया. क्लियर है? तो आइए देखते हैं, रेशियो हमारा 16:1 के बराबर है. यहां पर इन लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से फार्मूला लिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. देखो, हमको ये पता है कि अगर दो वेव्स हमारे पास है, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी, पहला वेव मान लो. दूसरा वेव है y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ऐसी दो वेव्स का अगर आप सुपरपोजिशन कराते हो तो बेटा जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये देखो, ये वाला फॉर्मूला होता है. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई के बराबर. अगर आप ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये फॉर्मूला पैरेललोग्राम्स लॉ का है. पैरेललोग्राम्स लॉ फॉर वेक्टर एडिशन है ना. तो दो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स को पैरेललोग्राम मेथड से हमने ऐड किया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया. एक चीज हमको और पता है कि किसी भी वेव का जो इंटेंसिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा. ये बन जाएगा I बराबर KA स्क्वायर, है ना. तो अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में पूरा K का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों KA स्क्वायर बराबर KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2. अब ये जो K था उस K को मैं लिख रहा हूं अंडर रूट K इंटू अंडर रूट K, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई. तो हमने इसको लिखा अंडर रूट KA1 अंडर रूट KA2 कॉस फाई. आप लोग चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है. हमने पूरी इक्वेशन में सिर्फ K का मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ. यहां भी देखो K है, K है, K है, और अंडर रूट K इंटू अंडर रूट K वो भी K होता है ना. तो बेटा ये बन गया इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव. ये क्या है? पहली वेव की इंटेंसिटी. ये क्या है? दूसरी वेव की इंटेंसिटी. भाई इंटेंसिटी बराबर KA स्क्वायर होता है ना. तो KA1 स्क्वायर मतलब पहले की इंटेंसिटी, KA2 स्क्वायर का मतलब दूसरे की इंटेंसिटी प्लस 2. ये क्या चीज लिखी हुई है? दिस इज अंडर रूट I1. ये क्या चीज है? दिस इज अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई. ठीक. अब मैटर ये है कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी की आप बात करते हो तो यही कॉस फाई हमारा +1 हो जाएगा. कॉस फाई अगर +1 होगा तो ये क्या बनेगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, जिसको प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. ठीक. और अगर हम मिनिमम की बात करें तो यही कॉस फाई हमारा -1 हो जाएगा. तो फिर हम वहां क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, दैट इज अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. अब देखो यही काम यहां किया गया. I मैक्स अपॉन I मिनिमम निकालना था, तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. क्लियर. अंडर रूट I2 कॉमन कर लो तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 अंडर रूट I1 अपॉन I2 -1 का होल स्क्वायर. ठीक. और अभी मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है. ठीक. इसका मतलब अगर हम एम्पलीट्यूड्स के रेशियो की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है? वो अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 ही तो है. क्वेश्चन में हमसे बोला गया एम्पलीट्यूड का रेशियो 3/5 होता है बेटा, है ना. तो एम्पलीट्यूड का रेशियो है 3/5, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर? 9/25. क्लियर. तो उस तरीके से उसको वहां पे रखा गया, रख करके सॉल्व किया गया. आंसर वही आ गया 16:1. तो फिलहाल इतना डेरिवेशन आपको नहीं करना है. आप फार्मूला अपने दिमाग में क्लियर रखो. I मैक्स अपॉन I मिनिमम का फार्मूला क्या होता है? A1 अपॉन A2, जो रेशियो आपको गिवन है A1 अपॉन A2 प्लस 1, A1 अपॉन A2 प्लस 1.
A1 अपॉन A2 -1 का होल स्क्वायर, सिंपल। जैसे रखेंगे आपका आंसर आएगा। क्लियर? एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 3 times इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस? कितने टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड का 3 गुना होता है? तो प्यारे बच्चों, हम सबने पढ़ रखा है द स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन। अब हमसे कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर। अच्छा जी, तो हम लोग कह सकते हैं भाई स्पीड ऑफ द साउंड V1 अपॉन V2 will be equal to अंडर रूट T1 अपॉन T2। ठीक, पहले कितना टेम्परेचर था भाई? 0, यानी कि 273। बाद में कितना होगा? दैट विल बी 273 प्लस टेम्परेचर कुछ T मान लो डिग्री सेल्सियस में। 3 टाइम्स हमसे बोल रहा है, इसका मतलब पहले अगर स्पीड V1 थी तो बाद में स्पीड कितनी हो गई? 3 टाइम्स 3V1। दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, V1 से V1 कैंसिल होगा, 1/9। ये आपका बन जाएगा 273 अपॉन 273 प्लस T। इसको इधर ले जाओ, 273 प्लस T इज इक्वल टू 9 इंटू 273। सो T यहां से हमारा आ जाएगा 9 इंटू 273 माइनस 273। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बेटा आई थिंक आपको टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। आइए कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में 9 इंटू 273 माइनस 273 चेक कर लो, यही हमारा भी आया था। 9 इंटू 273 माइनस 273 जैसे सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 2184 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? सिंपल वही मेथड लगाया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद दिलाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ गिटार स्ट्रिंग इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। गिटार का वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 125 हर्ट्ज। Where should it be pressed to produce a frequency of 200 hertz? कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर लंबा गिटार का वायर है और फ्रीक्वेंसी है 125 हर्ट्ज। Where should it be pressed? कहां पर इसको प्रेस करें कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज के बराबर हो जाए। ठीक, देखो भाई, अगर आप गिटार के वायर की बात करते हो तो गिटार के वायर की जो फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन 12। V क्या है? स्पीड है ना? तो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहां पर है 1 अपॉन 2L टाइम्स स्पीड ऑफ द साउंड। कितना होता है? अंडर रूट T बाई म्यू। ठीक, अब आपसे यही चीज अगर आप ध्यान से देखो तो यहां क्वेश्चन में ना तो टेंशन को चेंज किया जा रहा है, ना तो इस मास पर यूनिट लेंथ को चेंज किया जा रहा है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जब फ्रीक्वेंसी थी 125, ठीक, डिवाइडेड बाई नई फ्रीक्वेंसी हमको कितना चाहिए? 200। फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है ये F1 अपॉन F2। जब करोगे तो ये कितना आएगा बेटा? L2 बाई L1। उल्टा L2 हमको निकालना है, L1 हमको पता है कितना? 100। इसको आप सॉल्व कर लो तो L2 की वैल्यू आपकी सीधे सीधे आ गई है 62.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आप 62.5 सेंटीमीटर पर प्लग करोगे, ठीक, तो जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी दैट विल बी इक्वल टू 200 हर्ट्ज। ठीक, पहले 125 थी, 200 आपको बनाना था तो आप 62.5 पर प्लग करो उसको। गिटार बजाते ना ऐसे ऐसे करके, तो कहां पर हम उसको मूव कराएं तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ना? ये है बेटा इसका कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/2L अंडर रूट
टी बाई म्यू के बराबर होता है, यानी कि स्पीड के बराबर होता है, तो v बाई 12। एक्चुअली में अगर इसकी भी मैं बात करूं तो हम लोग इसका भी प्रूफ देख सकते हैं बेटा। गिटार में क्या होता है कि उसका जो वायर है वो दोनों तरफ से फिक्स्ड है, यहां भी बंधा हुआ है, यहां भी बंधा हुआ है, तो यहां भी नोड है, यहां भी नोड है ना, बीच में एक एंटी नोड रहा होगा। नोड नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है, तो ये जो लैम्डा बाई 2 है नोड्स के बीच का डिस्टेंस, ये बेटा लेंथ ऑफ वायर के बराबर है। तो वेवलेंथ लैम्डा किसके बराबर हो गया, यहां से लैम्डा हमारा 2l के बराबर हो गया, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2l। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम सबको पता है v बराबर f लैम्डा होता है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी f कितनी आएगी, v बाई लैम्डा, और लैम्डा कितने के बराबर है, 2l के बराबर। तो ये वो आता है बेटा फॉर्मूला v बाई 2l, तो ये वही लिखा है 1 बाई 2l टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट टी बाई म्यू। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड। इस बार 1 मीटर का ट्यूब है, एक एंड पर ओपन है, ओपन एट वन एंड, with a movable piston at the other end, shows resonance with a fixed frequency source, a tuning fork of frequency 340 hertz. अच्छा, when the tube length is 25.5 centimeter, ये काट दीजिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। Estimate speed of sound in air at the temperature of the experiment. The edge effects may be neglected. कह रहे हैं edge effects हटा दो। अच्छा देखो भाई, अगर एक ओपन पाइप है, 1 मीटर की पाइप है, ठीक है, ऐसी पाइप है, इधर की तरफ बेटा पिस्टन है, वैसे तो इसमें और भी हो सकता है लेंथ हो, फिलहाल ये पिस्टन है, टोटल लेंथ जो हमको लेना है वो 1 मीटर लेना है, इस तरीके का। एक तरफ पिस्टन लगा है, एक तरफ ओपन है, ठीक, और इसका लेंथ बोला गया 1 meter long tube open at one end with a movable piston shows frequency, tuning fork की frequency है 340 hertz when the tube length is 25.5। अच्छा जी, देखो भाई थोड़ा सा यहाँ आपको सही करना पड़ेगा, क्या कि टोटल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, पिस्टन जहां लगा हुआ है वहां से जब हमने लेंथ को नापा तो वो लेंथ हमारा आया है 25.5 सेंटीमीटर। ये मतलब है टोटल जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और फ्रीक्वेंसी बेटा गिवन है 340 हर्ट्ज। तो हम लोग कर सकते हैं भाई, v बराबर अभी मैंने कहा था f लैम्डा होता है, v हमको निकालना है, लैम्डा हमें मिल जाए तो काम बन जाएगा। लैम्डा वेवलेंथ है, कैसे मिलेगा भाई, अगर इधर एक तरफ ओपन है तो इधर तो एंटी नोड बना होगा, और जिधर की तरफ पिस्टन है वहां पर नोड बना होगा। नोड और एंटी नोड के बीच का दूरी मिनिमम कितना होता है, लैम्डा बाई 4, ठीक, लैम्डा बाई 4 जो है वो इतने के बराबर है, तो आप बता दो लैम्डा कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई 4, है ना। तो v बराबर f लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 25.5 मल्टीप्लाइड बाई 4। आई थिंक सेंटीमीटर में है, 100 से डिवाइड कर लो, मीटर में आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द स्पीड ऑफ साउंड। आइए देखते हैं, लैम्डा बाई 4 इसके बराबर है, तो वेवलेंथ हमने निकाल लिया 102 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर लिया 1.02 आ गया। स्पीड निकालना था, v बराबर f लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी थी कितनी 340, वेवलेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 346.8 मीटर पर सेकेंड। इसको भी सॉल्व करोगे वही आएगा जो आपको मैंने बताया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चन आपको इसी अरिहंत की बुक में मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसी बुक से लिए हैं, और ये हमारा स्टील रॉड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 152, ठीक है। आइए देखते हैं, अ स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट मिडिल। एक स्टील रॉड है 100 सेंटीमीटर लेंथ का है, मिडिल में क्लैम्प किया गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ द रॉड इज गिवन टू बी 2.53 किलो हर्ट्ज।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द स्टील। अगर हमको देखो फ्रीक्वेंसी पता है, हमको रॉड पता है और मिडिल में क्लैंप किया गया है। मिडिल में क्लैंप करने का मतलब बेटा मिडिल में नोड बनेगा। क्लैंप मतलब बांधा गया, जहां फिक्स कर दो वो क्लैंप है। जब फिक्स कर दोगे तो मामला कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा नोड, यहां एंटी नोड, यहां भी एंटी नोड। ठीक, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग था पूरा रॉड, तो ये 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी पड़ता है, स्पीड बता दो। फार्मूला वही है, v बराबर एफ लैम्डा। देखो सेम फार्मूले पर 2-3 क्वेश्चन इसलिए मैंने करवा दिया कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में है, तो मैंने 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया। अब वेवलेंथ चाहिए। नोड और एंटी नोड के बीच का ये डिस्टेंस होता है बेटा λ/4। तो λ/4 कितना हो जाएगा? λ/2। λ/2 100 के बराबर है, तो लैम्डा कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। तो 100 से डिवाइड करो, मीटर में आएगा। ठीक, बस सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। और वो आंसर आएगा 5.06 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो है वो λ/2 के बराबर है। तो इससे हमको वेवलेंथ मिल गया कितना? 2 मीटर। स्पीड होती है v बराबर एफ लैम्डा। सॉल्व कर लो, आपको स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ वेव ऑन द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड बाई y is equal to 0.06 sin 2π/3x cos 120 pi. Do all the points on the string oscillate with the same frequency, phase and amplitude? Explain your answer. कह रहे हैं कि इस वेव के लिए क्या सारे ही पार्टिकल्स सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज और सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं? उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। देखो भाई, अगर मैं इस वेव को यहां पर एक बार लिखूं तो y बराबर 0.06 साइन 2π/3x cos 120 पाई t के बराबर। देखो बेटा, x के साथ जो होता है वो k होता है, तो ये k है। ठीक है, के एक्स और ओमेगा टी। इसका मतलब ये t के साथ जो भी है ये पूरा, ये सब ओमेगा है। अगर ओमेगा की वैल्यू 120 पाई के बराबर है और ओमेगा बेटा 2πf के बराबर होता है, तो 2πf की वैल्यू हो गई 120 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, आएगा 60। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी? 60 हर्ट्ज, जो कि एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा। ठीक, फेज ओमेगा टी को ही फेज बोलते हैं हम लोग, है ना। तो टाइम वाला ये जो पूरा टर्म है यही फेज है। यहां पर फेज भी आपका जो है वो सेम रहता है। बट व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड? तो भाई एम्पलीट्यूड का टर्म देखो ये है, टाइम वाला टर्म छोड़ करके जो भी आगे बचता है ये सब एम्पलीट्यूड का टर्म है। और बेटा एम्पलीट्यूड आप चेक कर लो, एक्स पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड पोजीशन के हिसाब से चेंज होगी। अलग अलग पोजीशंस पर एम्पलीट्यूड अलग होगा। नोड पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, एंटी नोड पर मैक्सिमम होगा। ठीक, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, फेज भी सेम हो सकता है, बट एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो आइए पहले इस चीज को देखते हैं। All the points except node on the string have the same frequency and phase. फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज भी सेम है। ठीक, फेज का मतलब होता है बेटा, फेज दो चीजें बताता है कि पार्टिकल कहां है और किधर जा रहा है। ठीक, तो पार्टिकल उसी जगह पर है, सेम डायरेक्शन में जाता है। ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी फेज सेम है, बस एम्पलीट्यूड अलग है। अगला, what is the amplitude of the point 0.375 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड? तो अच्छी बात है। अगर आप बात करो यहाँ एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, तो मैंने अभी बताया टाइम वाला टर्म छोड़ दो, जो भी है सब एम्पलीट्यूड है। सो दैट इज 2π/3 इनटू टाइम, सॉरी एक्स पोजीशन, और वो पोजीशन हमको बोल रहा है 0.375। इसको बेटा सॉल्व करो,
ये वाले टर्म को सॉल्व करो, 0.06 का मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ये देखिए, इसको पूरा सिंप्लीफाई किया गया, π/4 आया। π/4 मतलब 45 sin 45 1/√2 होता है, इसलिए 0.06 अपॉन √2 सॉल्व किया गया, 0.042 मीटर के बराबर आपका सॉल्व होकर के एम्पलीट्यूड आ गया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बढ़िया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सितार स्ट्रिंग्स A and B playing the note गा। ये अरे सा रे गा मा होता है ना नोट्स, तो ये वही है। 2 सितार के वायर्स हैं A और B, नोट गा रहे हैं भाई, में से साउंड क्रिएट हो रहा है, स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। 2 सितार हैं, दोनों से गा ये नोट निकाला जा रहा था और कुछ फ्रीक्वेंसी में स्लाइट चेंज हुआ, जिसकी वजह से बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म हो गई बेटा 6 हर्ट्ज की। द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। ए वाले स्ट्रिंग में टेंशन को थोड़ा सा कम किया गया। बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी रिड्यूस टू 3 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी जो 6 हर्ट्ज थी घट करके 3 हर्ट्ज हो गई। इफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 324 हर्ट्ज, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अच्छा देखो भाई, ये ए है और ये बी है। ए की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं 324 हर्ट्ज। अब बेटा अगर ए बी के साथ 6 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर रहा है, और बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थिंक आप लोगों को पता होगी f1 माइनस f2 होती है ना। फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है। एक सोर्स ने अगर मान लो f1 फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया, दूसरे ने f2 फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया, तो बीट फ्रीक्वेंसी होता है f1 माइनस f2। तो अगर ये 324 हर्ट्ज है तो B की एक पॉसिबिलिटी है 324 प्लस 6 यानी 330 हर्ट्ज, और दूसरी पॉसिबिलिटी है 324 माइनस 6 यानी कि 318 हर्ट्ज। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं बी के लिए। लेकिन एक कंडीशन बोली गई, कह रहे हैं कि ए का टेंशन जब घटाया गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 से घटकर 3 हो गया। बेटा सोचो, अगर आप टेंशन रिड्यूस कर रहे हो तो आपको पता है स्पीड का फार्मूला होता है ना √T/μ। अगर आप टेंशन को घटाओगे तो स्पीड घटेगी। V बराबर F लैम्डा भी होता है, अगर स्पीड घटेगी तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। इसका मतलब अगर आपने इसका टेंशन कुछ घटाया होगा तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ घटी होगी, 323 हुई होगी, 322 हुई होगी, 321 हुई होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। हमसे कह रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी 6 से घट के 3 हो गई, तो बेटा सोचो अगर ये 324 है और ये 330 है, ठीक, अगर ये घट रहा है, ये मान लो 323 हुआ, तो 330 के साथ अभी इसने कितने बेटा बीट्स बना लिए? देखो 7 बीट्स हो गए, ये तो बढ़ गया। अगर ये 322 हो जाए घटकर तो ये कितने बना लेगा? 8 बीट्स हो गए, बढ़ गया। 321 हो जाए तो 9 बीट्स हो गए, बढ़ गया। जबकि यहां तो 6 बीट से घट के 3 बीट हो गया। इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए? 318 हर्ट्ज। कैसे? अगर ये 324 से घटकर 323 हो जाए तो अब सोचो कितने बीट्स बन रहे हैं बेटा? 5 बीट्स। 6 से घट गया, 5 हो गया। अगर ये 322 हो गया होगा तो ये 318 यानी 4 बीट्स। अगर ये 321 हुआ होगा तो अब ये कितने बीट्स फॉर्म कर रहा है? 3 बीट्स। इसका मतलब जब आपने टेंशन को घटाया होगा तो ए की फ्रीक्वेंसी घटकर कितनी हो गई होगी? 321। बी की कितनी थी? 318। तो टोटल बीट्स कितने आपके फॉर्म हो गए? 3। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन पार्ट को आप लोग देख लो, यहां पर इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है
ये देखिए कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, 330 हर्ट्ज और 318 हर्ट्ज। उसको रिड्यूस करने के बाद हमारा कितना आ गया है, सॉल्व करके सब देख वेख लिया गया, तो फाइनल देखो आप आंसर क्या है, 318 हर्ट्ज जो हमारा है यही हमारा फेवरेबल केस है। ठीक, यहां पर मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज। चमगादड़ जो है वो 1000 किलोहर्ट्ज का अल्ट्रा साउंड क्रिएट कर रहा है। इफ द साउंड मीट्स अ वाटर सरफेस then what is the wavelength of reflected sound? The transmitted sound. Take speed of sound in air as 340 meter per second and in water as 1486 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से दे रहे हैं, आइए देखते हैं। बैट की अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया गया है हमको 1000 किलोहर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें पता है 340 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर हमें पता है 1486 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि अगर वो रिफ्लेक्ट हो गया तो आप वेवलेंथ बताओ। देखो भाई, अगर रिफ्लेक्ट हो गया होगा साउंड तो स्पीड सेम रही होगी। एयर से आया था, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस एयर में चला गया, तो स्पीड हम किसकी लेंगे, एयर की लेंगे। और हम सबको पता है v स्पीड बराबर एफ लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 इंटू 1000 बाई किलो हर्ट्ज है, एफ इंटू लैम्डा। यहां से वेवलेंथ आ जाएगा, दैट विल बी 340 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। सॉल्व कर लेना मीटर में। फिर हमसे बोला गया कि अगर ट्रांसमिट हो जाए, अंदर चली जाए, तब वहां स्पीड कितनी है भाई, 1486, दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर 6 वेवलेंथ। तो वहां का वेवलेंथ कुछ लैम्डा डैश मान लो, वो कुछ अलग आ जाएगा भाई, 1486 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 मीटर। तो ये दो आपके आंसर्स आ गए कि जब साउंड रिफ्लेक्ट हो गया तो स्पीड सेम रही, रिफ्रैक्ट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, अंदर चला गया, तो ऐसे में स्पीड चेंज हो जाती है ना, यही तो रिफ्रैक्शन होता है। तो देखो वेवलेंथ यहां पर आया 340 अपॉन 10 की पावर 6, यहां पर आया 1486 अपॉन 10 की पावर 6, यही हमने भी निकाला था। सॉल्व कर लीजिए, बेसिक टर्म्स में आप अपने फंडामेंटल टर्म्स में आप उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है, अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय y is equal to 0.005 sin 80x minus 3t in which न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आर इन एसआई यूनिट, सब एसआई यूनिट में है, यानी कि 0.05 मीटर है। ये जो 80 होता है ना के, ये रेडियन पर मीटर है, और ये जो ओमेगा है ये 3 रेडियन पर सेकंड है। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। तो भाई एम्पलीट्यूड तो सिंपल होता है, साइन के आगे जो लिखा होता है यही एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 0.005 मीटर के बराबर हो गया, तो एम्पलीट्यूड आ गया। अब कह रहे हैं वेवलेंथ बता दो। तो भाई x के साथ जो लिखा हुआ है वो k है, और k जो होता है ना आपको पता है वेव नंबर होता है, तो 2 पाई बाई लेमडा दैट इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू कितनी है 80। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा कितना, 2 पाई अपॉन 80। तो ये इतना आ गया हमारा पाई अपॉन 40। ये आइए कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 2 पाई बाई के, यानी कि पाई बाई 40। सॉल्व कर लिया, कितना आया 7.85 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.85 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कह रहे हैं टाइम पीरियड बता दो और फ्रीक्वेंसी बता दो। ठीक है, अगर
टी के साथ देखो तो टी के साथ जो होता है वो ओमेगा है, और ओमेगा बेटा 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो 2 पाई एफ हमारा 3 सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 3/2 पाई हर्ट्स। और अगर टाइम पीरियड आप पूछ रहे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई बाई 3 सेकेंड। Also calculate displacement of the particle at x is equal to 30 centimeter and t is equal to 20 second। कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बता दो। बेटा ये भी बहुत ही सिंपल है, आप y बराबर 0.005 साइन 80x था, तो 80 इंटू एक्स, एक्स कितना है भाई 30 सेंटीमीटर। इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर लोगे तो मीटर में आ जाएगा। बाकी सब बेटा एसआई में है ना, लिखा है ना एसआई यूनिट में, इसलिए आप 100 से डिवाइड करो, इसको मीटर में ले आओ। माइनस 3t, तो टाइम कितना हमको गिवन है 20, तो इसको 20 सेकेंड एज इट इज रखो। सिंप्लीफाई करो, 0 0, ये 0 से ये 0 गया, ये बन जाएगा 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 60। सिंप्लीफाई करिए आप इसको, लेकिन ये जो वैल्यू आई होगी ये वैल्यू अभी रेडियन में होगी, इस बात को आप ध्यान रखना। साइन के अंदर जो भी आया है ये रेडियन में आया होगा, इसको आप डिग्री में चाहो तो कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करके फिर आप इसको सॉल्व करो। देखिए x की वैल्यू थी 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर हो गया, टाइम 20 सेकेंड था, वैल्यूज को रखा गया, सॉल्व किया गया। 24 माइनस 60 जो अपना आ रहा था सेम है ना, देख लो 24 माइनस 60, उसको सॉल्व किया गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद देखो डायरेक्टली ये लिख दिया गया है, सॉल्व करके आंसर 5 mm भी आ गया, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं किया तो गलत हो जाएगा। साइन के अंदर ये जो 24 माइनस 60 जब भी जो भी सॉल्व होकर के ये आएगा, मेरे हिसाब से 36 आएगा, वो 36 रेडियन में है बेटा, तो उसको आप डिग्री में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आप फिर उसको यही इतना ही लिख करके छोड़ दीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ स्टेप पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। या फिर क्वेश्चन में कोई ऐसा डेटा गिवन होगा, आपको दिया जाएगा ऐसा कोई डेटा जिससे आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रख पाएंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, अर्थक्वेक्स generate sound wave inside the earth. Unlike a gas, earth can experience both transverse and longitudinal sound waves. कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक ने जो साउंड वेव जनरेट किया उसमें ट्रांसवर्स वेव भी आई हैं और कुछ लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस हुई है। टिपिकली स्पीड ऑफ, एस का मतलब है ट्रांसवर्स, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, मैं लिख रहा हूं भाई, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। A seismograph records P and S wave, P यानी longitudinal, S यानी transverse, P and S wave from the earthquake। seismograph एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम था वेव्स को रिकॉर्ड करना। फर्स्ट P वेव, P मतलब longitudinal, पहला longitudinal वेव जो है arrives 4 minutes before the first S waves। कह रहे हैं कि जो longitudinal वेव है पहला, वो 4 मिनट पहले आया ट्रांसवर्स वेव से। तो पहले कौन आया भाई, पहले कौन आया, पी वेव, पी मतलब लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ट्रांसवर्स से 4 मिनट पहले आया। अज्यूमिंग द वेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एट व्हाट डिस्टेंस डज द अर्थक्वेक अकर। कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन में की बात कर रहे हैं तो ये बताओ अर्थक्वेक कितनी डिस्टेंस पर हुआ है। बेटा सोचो, अर्थक्वेक जहां हुआ होगा वहां से 2 वेव्स चली हैं, ठीक, दोनों वेव्स कहां पहुंची हैं, सीस्मोग्राफ तक। तो दोनों वेव्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो सेम ट्रेवल किया होगा, है ना। दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव पहले पहुंच गई 4 मिनट और ट्रांसवर्स वेव 4 मिनट बाद पहुंची है। जो पहले पहुंची होगी उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी।
डिस्टेंस बेटा सेम है दोनों के बीच का, तो आप कह सकते हो कि सर यही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज v1 t1, इनको जो टाइम लगा, that is equal to the speed of longitudinal wave into the time taken by longitudinal wave। तो time of longitudinal wave है ना, तो time of transverse, time of longitudinal। और हमको ये पता है कि longitudinal 4 मिनट पहले पहुंची है अगर ये, तो इसको टाइम कम मिला होगा। टोटल टाइम अगर मैं t मान लूं तो आप देखो 4 इंटू टी दैट विल बी इक्वल टू, इसकी स्पीड है ये, तो दैट विल बी t माइनस 4 मिनट्स। बस यूनिट्स का मैटर है, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखो ये किलोमीटर है, चाहो तो 1000 का मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ स्पीड है कट ही जाएगा 1000 तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ टाइम का मैटर है, टाइम को हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसके हिसाब से हमने टाइम को किस में मान लिया है अभी फिलहाल, मिनट में। हम टी को अगर मिनट में मान रहे हैं तो ये बन गया, वो भी 4 मिनट है, हमने इसको मिनट में मान लिया, इसको मिनट मान लिया, ठीक है। 4t इज इक्वल टू 8t माइनस 32, तो इधर जाएगा 4t इज इक्वल टू 32, तो t की वैल्यू बेटा आ गई है 8 मिनट। मतलब ट्रांसवर्स को लगा होगा 8 मिनट, लॉन्गिट्यूडनल को लगा होगा 4 मिनट, ठीक। और हमसे क्या पूछा गया था, एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस हमसे पूछा गया था। तो आप कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लो, चाहे SL निकाल दो चाहे ST निकाल दो। तो स्पीड हमको पता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लगा इसको, 4 मिनट, तो 4 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड। भाई ये तो सेकेंड्स में है ना, किलोमीटर पर सेकेंड में है, इसलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 32 इंटू 60 किलोमीटर, तो ये 0 आ गया। 12 1920 किलोमीटर, तो आप चेक कर लो 1920 किलोमीटर, ठीक। अपने अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई कठिन चीज तो मुझे नहीं लगी क्वेश्चन में। फिलहाल ये था 4t1 बराबर 8t2, t1 माइनस t2 था 4 मिनट्स, इन लोगों ने पहले ही सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, हमने मिनट में रख करके सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 1920 किलोमीटर अल्टीमेटली उनका भी, और ये देखो हमारा भी आया 1920 किलो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, कोरोना के सिम्टम्स हैं मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपका वीडियो बना देते हैं कि कहीं बच्चों का लॉस ना हो, टाइमली आपको वीडियोस मिलते रहें। तो आज मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एनर्जी से बोल रहा हूँ बेटा तो खांसी आ रही है। कई बार मुझे वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, मुझे खांसी आ गई, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोल रहा हूँ अभी। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। लेकिन मैं समझा सब कुछ रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाता जाऊँगा। क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर in high splashes into the water of a pond near the base of tower. When is the splash heard at the top, given that speed of the sound in air is 340 meter per second? Take G as this. अच्छा जी, देखो भाई, अगर आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया है, मान लो यहां से कोई चिंटू साहब थे, शैतान थे, इन्होंने, ये कोई तालाब है, यहां से इन्होंने ऐसे कोई पत्थर फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया 300 मीटर की हाइट से। तो बेटा सबसे पहला टाइम तो स्टोन को लगा होगा यहां से यहां तक आने का, ठीक। उसके बाद यहां से साउंड जनरेट हुआ होगा और वो साउंड वापस जाएगा, ठीक। तो ये तो नीचे गिरे होंगे, ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये जब वापस गया होगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पर दोनों तरह के मोशंस को कंबाइन किया गया है। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t1,
और इसको यहां से वापस जाने में टाइम लगा t2, तो हमको जो टाइम निकालना है दैट इज t1 प्लस t2। क्लियर? t1 टाइम कैसे मिलेगा भाई? तो 300 मीटर था, दैट विल बी इक्वल टू, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया भाई, ड्रॉप किया गया, इनिशियल स्पीड 0 रही होगी, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u तो 0 हो गया, ये हो गया हाफ g t1 स्क्वायर। तो बेटा t1 की वैल्यू आ गई होगी अंडर रूट के अंदर 600 अपॉन 9.8, ये t1 आ गया होगा। ठीक, तो अंडर रूट 600 अपॉन 9.8 प्लस t2 टाइम चाहिए। t2 का मतलब क्या हो गया? टाइम टेकन बाय द स्पीड, सॉरी, टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू द बॉय। तो टाइम कितना हो भाई? यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर्स, और स्पीड क्वेश्चन में हमको गिवन है साउंड की कितनी है? 340। मुझे लगता है इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट टाइम। यही हमको यहाँ निकालना था। आइए कैलकुलेशन देख लेते हैं इसका। 300 अपॉन 4.9 सॉल्व किया 7.82, तो इसको सॉल्व करोगे 7.82 आएगा, प्लस 300 अपॉन 340 करोगे 0.882, तो 0.882 के बराबर आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 8.702 सेकेंड्स। ठीक, इतना टाइम उस पत्थर की आवाज को सुनने में लग जाएगा। भाई पहले आपने पत्थर ड्रॉप किया तो पहले पत्थर नीचे गया होगा बेटा, पानी से टकराया होगा, तब साउंड क्रिएट हुआ होगा, और अब वो साउंड वापस आया होगा। तो पत्थर के नीचे जाने में लगा टाइम प्लस साउंड का वापस आने में लगा हुआ टाइम, दोनों ऐड किया गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। तो इस बार हमको देखो म्यू पहले से गिवन है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है म्यू, दैट इज 8 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मीटर, पहले से गिवन है। इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकली ड्रिवन ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमको पता है 256 हर्ट्ज के बराबर। Other end passes over a pulley and is tied to a pan containing a mass of 90 kg। तो इससे मुझे जहां तक पता है 90 kg है, 9.8 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा। The pulley end absorbs all the incoming energy, so the reflected wave at the end have negligible amplitude। मतलब पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव बची नहीं। At t बराबर 0, left end of the string x बराबर 0 has 0 transverse displacement and is moving along positive y direction में वो जा रहा है। एम्पलीट्यूड वेव का है 5 सेंटीमीटर। राइट डाउन ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y as the function of x and t that describes the wave on the string। देखो बेटा, किसी भी वेव की इक्वेशन को लिखने के लिए हमें ओमेगा और k, ये दो चीजें चाहिए होती हैं। तो पहले क्योंकि डेटा में लगभग सब कुछ यहां गिवन है, अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पता है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं भाई 2 पाई f करके। तो हमको पहली बात ओमेगा पता चल गया। दूसरी चीज हमको k चाहिए। k क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे मिलेगा? उसके लिए स्पीड चाहिए। स्पीड का फार्मूला है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी कितना है? अगर ये 90 है, मैं जी की वैल्यू को 10 मान लूं तो mg, ये टेंशन हो गया, अपॉन म्यू। म्यू कितना है? 8 इंटू 10 की पावर -3। इसको आप सॉल्व करोगे, वेलोसिटी आएगा। v बराबर एफ लेमडा कर लोगे, वेवलेंथ आएगा। अब देखो जल्दी से कैलकुलेशन वाली चीजों को आप देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम, टेंशन निकाला गया, 9.8 एक्यूरेट मल्टीप्लाई किया गया, 882 आया। मास पर यूनिट लेंथ पता ही था, इसको यहाँ पे रखा तो अपने को स्पीड आ गई 3.32 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्पीड अगर हमें पता था तो स्पीड को रख करके वेवलेंथ निकाल लिया गया, लेमडा बराबर v अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसको सॉल्व किया गया। ठीक, वेवलेंथ आ जाएगा, और वेव नंबर k होता है 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई बाई लेमडा सॉल्व किया, वो इतना आ गया।
बाकी हमने कहा था ओमेगा चाहिए 2 पाई एफ, तो 2 पाई और एफ सॉल्व कर लिया गया। ये देखो ओमेगा आ गया, ओमेगा पता है, के पता है, ठीक। अब हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, सिंपल। एम्पलीट्यूड पता ही था, ओमेगा निकाल लिया, के निकाल लिया, इक्वेशन आ गई। हमसे बोला गया था ट्रांसवर्स वेव की हमें इक्वेशन लिखना था। वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव जब होता है बेटा तो बीच में माइनस का साइन होता है, अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती तो बीच में प्लस होता, उल्टा होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज produces sound wave of wavelength 1.32 meter in gas at STP. Calculate change in the wavelength when temperature of the gas is 40 degree Celsius. देखो फ्रीक्वेंसी पता था, वेवलेंथ पता था, तो आई थिंक यहां से स्पीड पता चल गई, v बराबर एफ लेमडा। भाई एफ पता है, वेवलेंथ लेमडा भी पता है। चेंज इन वेवलेंथ पूछ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ चेंज होएगा, वो भी बढ़ेगा। वेवलेंथ चेंज कितना हो रहा है ये यहाँ पूछा जा रहा है, तो आसान है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इनिशियल स्पीड कितनी है, एफ लेमडा, एफ कितना है 250 और वेवलेंथ कितना है 1.32। फिर फाइनल स्पीड के बारे में सोचना है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, सेम रहेगा, बट वेवलेंथ विल बी चेंज्ड, है ना। रही बात स्पीड की, तो आपको पता है स्पीड्स का जो रेशियो होता है वो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर है। अगर टेम्परेचर ऑफ द गैस इज दिस, चेंज इन वेवलेंथ, अच्छा यहां पर आप टेम्परेचर अगर आप रेफरेंस को 0 मान लो, ठीक, तो एक को इनिशियल टेम्परेचर अगर मैं 273 मान रहा हूं, तो यहां पर टेम्परेचर हो जाएगा 273 प्लस 40, हो गया सॉल्व। इन दोनों का रेशियो बेटा यही तो इसके बराबर है, तो इधर भी रेशियो कर लो, 250 से 250 कैंसिल, 1.32 डिवाइडेड बाई न्यू वेवलेंथ। तो यहां से आपको नया वेवलेंथ आ जाएगा, तो फिर चेंज भी आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन देखते हैं भाई क्या किया गया। सबसे पहला काम आप देख लो, आपने निकाला स्पीड ऑफ साउंड कि पहले स्पीड कितनी थी, तो v बराबर एफ लेमडा के बराबर, फ्रीक्वेंसी पता थी, वेवलेंथ पता था, सॉल्व किया 330 मीटर पर सेकेंड। फिर दोनों का रेशियो निकाला गया, रेफरेंस टेम्परेचर बेटा 0 ले लिया गया है, तो आपको दिख रहा होगा 273, ये क्या है 273 प्लस 40, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि 40 डिग्री पर हमें बताओ, तो 273 प्लस 40, इसको पूरा सॉल्व करके नया जो वेवलेंथ था वो आपने निकाल लिया 1.41। अब जब नया वेवलेंथ आ गया है, पुराना पता है, तो डिफरेंस आ गया कि भाई कितना चेंज हो गया, तो बढ़ ही गया है। आप देख लो 0.09 मीटर इंक्रीज करना पड़ गया हमको वेवलेंथ को। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आप पूरा जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंडिविजुअल वेव फंक्शंस आर 5 sin 4x minus t और 5 sin 4x plus t. Find out maximum displacement of the motion at x is equal to 2 centimeter. Also find positions of the nodes and antinodes. देखो बेटा, अगर हमारे पास दो वेव्स हैं y1 और y2, तो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो, ठीक है, y1 प्लस y2 कर दो, तो 5 sin 4x माइनस टी और 5 sin 4x प्लस टी को ऐड करो, 5 कॉमन आ जाएगा, साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दो। जैसे ही आप लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री, तो आप दैट से देखो, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, जो आपका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये y की जो वैल्यू आएगी वो 2a sin kx cos ओमेगा t के बराबर आ जाएगा, है ना। सिंपली आप ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना है आपको। एम्पलीट्यूड आपको पता था 2a हो गया है, अगर पहले एम्पलीट्यूड था 5 सेंटीमीटर, तो अब एम्पलीट्यूड कितना हो गया है 10। साइन 4x पहले भी था, k की वैल्यू 4 थी, ओमेगा की वैल्यू 1 थी,
तो साइन 4x और कॉस t के बराबर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ x बराबर 2 पर, तो x की जगह आप 2 रख दो, तो साइन 8 बन जाएगा। ये देखो, और मैंने भी एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बोला था ये जो साइन के अंदर 8 आ रहा है ये रेडियन में है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा दैट इज 9.89 सेंटीमीटर। क्लियर, पहला पार्ट हो गया। अब हमसे अब हमको नोड और एंटी नोड के बारे में बताना है प्यारे बच्चों। तो वेवलेंथ जो होता है k दैट इज 2 पाई बाई लेमडा 4 के बराबर है k की वैल्यू, तो यहां से वेवलेंथ आ गया हमारा कितना, पाई बाई 2 वेवलेंथ हमको मिल गया। नोड की पोजीशंस होती है n लेमडा बाई 2, तो वेवलेंथ पता ही है n लेमडा बाई 2 हमने कर दिया। एंटी नोड्स हमको मिलता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 के बराबर, तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 कर लीजिए, तो आपको पोजीशंस ऑफ नोड मिल गया और पोजीशंस ऑफ एंटी नोड भी मिल गया। नोड वो होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होता है, तो यही डिस्प्लेसमेंट अगर मैं 0 के बराबर कर देता, यानी कि 10 साइन 4x को मैं 0 के बराबर कर देता, तो वहां पर बेटा नोड आ जाता। ठीक, एंटी नोड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम कितना था 10 के बराबर, वो कब होता है जब यही साइन 4x हमारा प्लस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो वहां से हम नोड और एंटी नोड की पोजीशंस को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव ऑन द स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू 7.5 साइन 0.005x 12t प्लस पाई बाई 4। What is the displacement and velocity of the oscillation at point x बराबर 1 सेंटीमीटर, t बराबर 1 सेकेंड। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, x की जगह 1 सेंटीमीटर डालो, ठीक, और टाइम की जगह 1 सेकेंड रखो, लेकिन इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना फिर रखना। ठीक है, इसको आप रखो यहां पर, इसको आप यहां रखो, इसको रख करके y निकाल लेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा बट y कैन बी कैलकुलेटेड। अब हमसे कह रहे हैं, इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन? एब्सोल्युटली नॉट। देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है और आपको पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dt आ जाएगा, वो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी के बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है 100%। ये तो हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल वेलोसिटी। क्लियर, जबकि पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होती है, वेव की वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। तो ये चीज तो बराबर नहीं हो सकती। Locate the points on the string which have same transverse displacements and velocity as x बराबर 1 सेंटीमीटर पॉइंट। x बराबर 1 पर जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ऐसे पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है। तो सेम पॉइंट्स वाले, सेम डिस्प्लेसमेंट वाले, सेम वेलोसिटी वाले पॉइंट कब मिल सकते हैं बेटा, आप सोचो। अगर आप अभी क्रस्ट पर हो फॉर एग्जांपल, तो जब तक नेक्स्ट क्रस्ट नहीं आ जाता आप सेम पोजीशन पे नहीं पहुंचोगे, है ना। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, वेवलेंथ के बराबर। तो अगर यहां पर हमें पता है, इसमें हम लेमडा जोड़ेंगे तो अगली वो पोजीशन आ जाएगी जहां पर हम सेम डिस्प्लेसमेंट पर होंगे। नेक्स्ट से ये 2 लेमडा जोड़ो, नेक्स्ट से ये 3 लेमडा जोड़ो, नेक्स्ट से ये 4 लेमडा जोड़ो, लेमडा लेमडा जोड़ते चले जाओ, तो आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। y बराबर, सबसे पहली बात, आप वहां पे 1 और 1 आपने रखा, आपको बोला गया था ना 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड रखो, सॉल्व करो, सॉल्व होकर के ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गया। सॉल्व किया गया तो एंगल आया 732.5, हमने कहा था कैलकुलेटिव हो जाएगा, 732.55। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइन 732.55 सॉल्व करोगे, वैल्यू आ जाएगी 0.2173। पूरा सॉल्व किया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 1.63 सेंटीमीटर। ठीक है, वेलोसिटी की बात करनी है, उसको डिफरेंशिएट कर लो, वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 87.88 सेंटीमीटर, जबकि वेव की वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हो यार, v बराबर f लेमडा, फ्रीक्वेंसी निकालना आता है, लेमडा निकालना आ सकता है, आता है। ठीक, सॉल्व कर लो 24, ये 24 है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी है 87.89 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत डिफरेंस है।
फिर हमसे ये बोला गया वो सारे पॉइंट्स लोकेट करो जिसमें सेम वेवलेंथ है, सॉरी सेम पोजीशन है, सेम वेलोसिटी है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसमें प्लस लेमडा करो, प्लस 2 लेमडा करो, प्लस 3 लेमडा करो एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो सारे पोजीशंस कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ कितना था 12.56 मीटर। तो जो भी हमने पोजीशन देखी थी, हमको किस जगह से बताना था, हमको 1 सेंटीमीटर पॉइंट से बताना था। तो आप 1 सेंटीमीटर में वेवलेंथ ऐड कर दीजिए, यानी 12.56 ऐड कर दो, ठीक, 2 लेमडा ऐड कर दो, 3 लेमडा ऐड कर दो, 4 लेमडा ऐड कर दो एंड सो ऑन। इस तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे तो प्यारे बच्चों आप लोग को नया नया पोजीशन मिलता चला जाएगा जहां पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी उसका जो पोजीशन है और जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इन अ साउंड वेव डिस्प्लेसमेंट नोड इज प्रेशर एंटी नोड। डिस्प्लेसमेंट का नोड प्रेशर का एंटी नोड। देखो डिस्प्लेसमेंट का नोड होने का मतलब पार्टिकल्स एक ही जगह पर है, पार्टिकल्स एक ही जगह पर है तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो वहां का प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर नोड है तो वो प्रेशर का एंटी नोड होता है, उल्टा होता है। फिर बैट्स कैन एज सर्टेन डिस्टेंस, डायरेक्शंस, नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल विदाउट एनी आईज। चमगादड़ जो होता है बिना आंखों के किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि चमगादड़ लगातार अल्ट्रासाउंड्स क्रिएट करता रहता है। वो अल्ट्रासाउंड जाते हैं, ऑब्स्टिकल से टकराकर वापस लौट आते हैं। जब वो वापस लौट करके आते हैं तो बैट के पास देखो सिस्टम होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर का। ट्रांसमीटर वो पार्ट है उसकी बॉडी का जो अल्ट्रासाउंड्स इमिट कर रहा है, ठीक। तो एक ने इमिट किया और वहां से टकरा कर जब लौट करके आया तो रिसीवर है इसके पास, उसने रिसीव कर लिया। पता चल गया कि अगर जो वेव गई थी वही लौट करके आ गई, इसका मतलब सामने भाई साहब कुछ लोचा है, सामने कोई है। इसलिए चमगादड़ जान जाता है कि जब भी कोई सामने है कोई चीज या नहीं है। वायलिन नोट एंड सितार नोट may have same frequency yet we can distinguish between the two notes। कह रहे हैं कि अगर वायलिन है और इधर सितार है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भले सेम करा लो फिर भी हम अलग कर लेते हैं। तो उसके पीछे का बेटा रीजन है कि स्ट्रेंथ जो होती है, ओवरटोन्स प्रोड्यूस्ड एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ द नोट्स आर डिफरेंट इन द टू नोट्स ऑफ द वायलिन एंड सितार। Although frequency is same, we can distinguish by their strength। स्ट्रेंथ अलग अलग होती है दोनों की, इस वजह से हम दोनों को कंपैरेटिवली अलग कर पाते हैं। Solids can support both longitudinal and transverse wave, but longitudinal waves can propagate in gases। ठीक, कह रहे हैं सॉलिड में दोनों प्रोपगेट हो सकती हैं लेकिन लॉन्गिट्यूडनल केवल गैस में होती है। रीजन ये है कि सॉलिड हैव बोथ इलास्टिसिटी ऑफ द वॉल्यूम एज वेल एज शेप। सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों के लिए इलास्टिसिटी होती है, जबकि गैसेस का शेप तो डिफाइंड ही नहीं है, गैसेस में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम इलास्टिसिटी होती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट, शेप ऑफ अ पल्स गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग प्रोपगेशन इन अ डिस्पर्सिव मीडियम। जब किसी डिस्पर्सिव मीडियम में कोई पल्स जाता है तो उसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिकॉज वेवलेंथ चेंज हो जाता है। एज द डिस्पर्सिव मीडियम वेवलेंथ्स आर डिफरेंट, हेंस द वेलोसिटीज, देयरफॉर द शेप ऑफ द पल्स गेट्स डिस्टॉर्टेड। क्योंकि अलग अलग मीडियम में जाने पर स्पीड अलग हो जाती है, स्पीड अलग होने से v बराबर एफ लेमडा, तो वेवलेंथ अलग हो जाता है, ठीक। उसकी वजह से जो शेप है वो हमारा डिफरेंट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। 11th में जितने चैप्टर्स थे, टोटल 7 चैप्टर्स थे, सारे चैप्टर्स के मैंने चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स दे दिए हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।